इंडिया के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, इन्होंने तो इंडिया से ज़्यादा कमाल कर दिया। जितनी नपुंसकता भारत के अंदर घर कर गई, जो सारा दिन भांडगिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, झूठे नैरेटिव चलाते हैं, वो जनरेशन बढ़िया है, आप बढ़िया। पुलिस की गोलियां उसी देश के लोगों को उसी देश की पुलिस या फौज मारे, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए कुछ नहीं होता। हमारी पार्लियामेंट समय पे काम नहीं करती, पार्लियामेंट के नुमाइंदे मदारी के बंदरों की तरह से तालियां पीटते हैं और गलत कानूनों के पक्ष में हाथ खड़ा कर देते हैं। देश के युवा बच्चे हैं, ये जनरेशन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसको गैर जिम्मेदार कहते हो, वो बहुत जिम्मेदार है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन युवाओं को, नेपाल के युवाओं को, उन युवाओं के बांग्लादेश के लोगों को, उन अपने श्रीलंका के लोगों को भी। नेपाल में भी कुछ युवा मरे हैं, बच्चे मरे हैं और अभी भी तो इस्तीफा दिया वहाँ के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। वो तानाशाह लोग हैं जो देश की पुलिस के जरिए राज करना चाहते हैं, जो दो लोगों को बंदूकों से डरा के राज करना चाहते हैं। सरदारों को ये खालिस्तानी बताते हैं, मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बताते हैं, अलगाववादी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसा होगा। जिस तरह से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस तरह चोरी चकारी से सरकार बना रहे हैं, तानाशाह लोग हैं, उनको इसी तरह से हटाना पड़ेगा इस देश को। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान पे स्वागत है आपका। मेरा नाम आर्यन है। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन से शुरू हुए प्रोटेस्ट ने पूरे नेपाल के सत्ता तंत्र को हिलाकर रख दिया है। नेपाल के गृह मंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जब हम बात करें तो वहाँ की संसद, नेपाल की संसद धू धू कर जल रही है और तमाम प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हम बलराज मलिक जी से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। सर, स्वागत है आपका। जी जी। किस तरह से नेपाल में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले एक वकील होने के नाते, एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मेरी यही प्रतिक्रिया, यही रिस्पॉन्स है कि वहाँ की कोर्टों ने काम नहीं किया। वहाँ की जो भी कोर्टें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, उन कोर्टों ने अपनी ड्यूटी नहीं की। क्योंकि सरकारें तो बदमाशी करती रहती हैं, पार्लियामेंट में भी गलत कानून बन सकते हैं, पार्लियामेंट भी हाईजैक हो सकती है, मगर कोर्टें, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्टें हैं या दूसरी संस्थाएं हैं, वो किसी के अंडर में प्रेशर में काम करने लग जाएं या समय पे काम ना करें तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं जैसे कि बांग्लादेश में हुए थे और अब जैसे नेपाल में हो रहे हैं और ऐसे ही हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में पहले हो चुका है। ये सारा का सारा मैं एज एन एडवोकेट ये कहूँगा कि जिन देशों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत काम नहीं करती, उस देश का इसी तरह बुरा हाल होता है। जनता फिर अपने अधिकारों की लड़ाई, खुद ही अदालत बन जाती है जनता, खुद ही पार्लियामेंट बन जाती है जनता और खुद ही सरकार बन जाती है जनता। वो हालात इंडिया में पैदा ना हो, भारत में पैदा ना हो, तो इसलिए मैं चेता रहा हूँ यहाँ की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोगों के साथ न्याय करिए और जहाँ पे सरकार या ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट गलत काम करती है या गलत काम हो रहा है, वहाँ तुरंत उसमें दखलंदाजी दीजिए, सुओ मोटो एक्शन लीजिए, ताकि इस देश के लोगों को सड़कों पे ना आना पड़े, आंदोलन ना करना पड़े। लोगों को सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत पड़ती है? लोग तो अपना रोजी रोटी में उलझे रहते हैं। लोग कभी भी सड़कों पे आके पुलिस की गोलियां उसी देश के लोगों को उसी देश की पुलिस या फौज मारे, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए कुछ नहीं होता। इस प्रोटेस्ट से जो एक चीज़ निकल के आई है, जेनजी जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि उसको जिम्मेदार नहीं है, इस तरह के जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसी जेनजी प्रोटेस्ट का नतीजा वहाँ का सत्ता तंत्र जो है पूरी तरह से हिल गया है। तो उस जनरेशन के बारे में क्या कहेंगे? युवा जनरेशन देश की और दुनिया की सबसे पवित्र होती है। वो आदर्श लेके चलते हैं, वो किसी जाति रिलीजन के बंधनों में भी बंधना नहीं चाहते। वो पूरी देश और दुनिया का भाईचारा चाहते हैं, मानव जाति की एकता चाहते हैं और अपना रोल अदा करना चाहते हैं। वो कहीं भी नफरत उनको अच्छी नहीं लगती। युवा पीढ़ी हमेशा आदर्श उस वादी होती है, वो अच्छे काम की सोचती है। उनको शिकायत होती है फिर कि हमारी कोर्टें काम नहीं कर रही, हमारा कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा, राजाओं की तरह व्यवहार कर रहा है, हमारी पार्लियामेंट समय पे काम नहीं करती, पार्लियामेंट के नुमाइंदे मदारी के बंदरों की तरह से तालियां पीटते हैं और गलत कानूनों के पक्ष में हाथ खड़ा कर देते हैं। बहस नहीं होती, डिबेट नहीं होती, गलत तरीके कानून और पुलिसिया राज होता है और सरकार जानबूझ के लोगों के प्रदर्शन रोकती है, उनको बोलने का अधिकार नहीं देती। ये यूट्यूब बंद करना, फेसबुक बंद करना, सोशल मीडिया बंद करना, ये इंडिया में भी हो रहा है इस तरह की बदमाशी। तो इसलिए उसके खिलाफ देश के लोगों ने, उन्होंने, कोई एक जाति के बच्चे थोड़ा, वो देश के युवा बच्चे हैं। ये जनरेशन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसको गैर जिम्मेदार कहते हो, वो बहुत जिम्मेदार है। आप भी उसी जनरेशन के हैं, तो कितने जिम्मेदारी के साथ आप एक वो काम कर रहे हैं जो यहाँ का गोदी मीडिया नहीं कर रहा।
जो मेन चैनल नहीं कर पा रहे, जो सारा दिन भांडगिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, झूठे नैरेटिव चलाते हैं, वो जनरेशन बढ़िया है। आप बढ़िया, ये जनरेशन बहुत बढ़िया है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन युवाओं को, नेपाल के युवाओं को, उन युवाओं के बांग्लादेश के लोगों को, उन अपने श्रीलंका के लोगों को, और दुनिया में तमाम में भी जहाँ पे हैं। जब देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन के बोलने की आज़ादी जो छीनता है, लोगों को बोलने से डर लगता है, समझो वहाँ तानाशाही है, वहाँ बदमाशी चल रही है। और वो बदमाशी इसलिए चल रही है क्योंकि उस देश की कोर्टें निकम्मी हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे एक सवाल उठ रहा है, भारत में को लेकर भी उठ रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, अब वहाँ की तीनों जगह सत्ता परिवर्तित हुई, लोग सड़क पर आए। तो भारत को लेकर भी, भारत में भी लगातार आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ। भारत में करीब 700 किसान जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी प्रोटेस्ट में, लेकिन यहाँ के एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या लगता है कि भारत पे भी असर पड़ेगा, जिस तरह से 3 देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ? इंडिया के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, इन्होंने तो इंडिया से ज़्यादा कमाल कर दिया। जितनी नपुंसकता भारत के अंदर घर कर गई सरकारों के प्रेशर से, डर से, वजह से, ये लोग सारे के सारे, इवन पाकिस्तान के वकीलों को और जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ। वहाँ पर सरकार ने तानाशाही में चीफ जस्टिस को हटा दिया था। इफ्तिकार चौधरी वहाँ के चीफ जस्टिस थे, और देश के वकीलों ने और देश की जनता ने सड़क पे आके इतना प्रेशर कायम किया कि दोबारा उस चीफ जस्टिस को नौकरी लगाना पड़ा। और हमारे देश में क्या हो रहा? हमारे देश में ऐसे जजों को जज बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो 57 आदमियों को ओवरटेक करके, यानी उनका हक मार के 57 आदमियों को, जो 2100 चीफ जस्टिस हैं, उनको किसी भी तरह से वो चमचागिरी कह लो, या सरकार की नज़दीकियाँ कह लो, या सरकार के चमचे कह लो, समाज में जो शब्द व्यापत है वो तो बहुत खतरनाक शब्द व्यापत हैं, वो मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहता। ऐसे लोग यहाँ जज बन रहे हैं। ये जज कैसे बचाएंगे देश को? इस तरह के जज, चोरी चकारी से बने हुए जज देश को नहीं बचा पाएंगे। तो कौन लोग बचाएंगे इस देश को? क्या देश की जनता जब कोर्ट अपना काम नहीं करती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देश के जितने लोग देश की पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, देश के जितने लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होते हैं, देश के, अब देखिए वहाँ भी नेपाल में भी कुछ युवा मरे हैं, बच्चे मरे हैं, 20 लोग और अभी भी तो इस्तीफा दिया वहाँ के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। वो बदमाश लोग पहले इस्तीफा दे देते तो देश के बच्चों को मारना नहीं पड़ता, और देश के पुलिस के द्वारा मारना नहीं पड़ता। वो तानाशाह लोग हैं जो देश की पुलिस के जरिए राज करना चाहते हैं, जो दो लोगों को बंदूकों से डरा के राज करना चाहते हैं, जो खुद बंदूकों के साए में रह के, और देश के लोगों को सकूल नसीब नहीं, बच्चों को सकूल नसीब नहीं। तो इस तरह का जो माहौल है, ये तानाशाही का, राजशाही का। और देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से हमारे पड़ोसी मुल्क भी नहीं चल रहे थे, अभी भी नहीं चल रहे हैं, और इंडिया भी नहीं चल रहा है। इसके लिए दोषी कोई है एज एन एडवोकेट, इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज दोषी हैं, जो इस देश को इस हालात पे लेके खड़े हैं। एक चीज़ और जो सोशल मीडिया पे लगातार लोग शेयर करें, भारत का जो मीडिया है वो भी उस आंदोलन को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया जिसे कहा जाता है। किसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा? वहाँ के आंदोलन को, कि वहाँ के लोगों ने जो है नहीं। जो तानाशाही सरकार उखाड़ के फेंक दिया। तो लेकिन मैं सवाल करता हूँ, जो भारत में प्रोटेस्ट होते हैं, तो भारत में जो लोग सड़कों पर आते हैं, इनको अलगवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी तमाम तरह के बताया जाता है। यहाँ ना कोई नेता इस्तीफा देता है। तो क्या लगता है कि समय, भारत, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, क्या भारत में भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो होते हैं सफल क्यों नहीं हो पाते? अरे सफल नहीं होते। भारत के लोग बहुत सहनशील हैं, और उनको इस विश्वास में, या बहुत सारे तो अंधविश्वास में डाला हुआ इस देश के लोगों को, कि किस्मत है तुम्हारी। वर्णवाद, मनुवाद ने ऐसा जकड़न जड़ी हुई है, उसी की किताब, उसी की गर्थ कथा कहानियों पे कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इन्होंने देश को नपुंसक बना रखा है, और ये देश इसलिए गुलाम हुआ इतने सालों तक। ये गुलामी की जो जंजीरें आज भी वहीं की वहीं हैं। आज भी लोग एक दूसरे को, अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा, भेदभाव, जाति का, रिलीजन का। टीवी मीडिया लोगों को कुछ और बताता है। जब वहाँ के, जैसे नेपाल में प्रोटेस्टर है, वहाँ की जनता को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने उग्रवादी नहीं कहा, लेकिन भारत में जब प्रोटेस्ट होता है तो यहाँ पे ऐसे नारे लगाए अरे ये मीडिया तो सारा गुलाम मीडिया है। इन पर तो मुकदमे चलने चाहिए, इन एंकरों पे, फिर इनके मालिकों पे। इनको तो अंदर सुधार गृह में ठोकना चाहिए, क्योंकि अभी अंजना कश्यप के ऊपर एक मुकदमा भी हुआ अरे इन है। पे सब पे होने चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं, इनको पता है। इनके सबके नार्को टेस्ट हो तो बता देंगे ये कि मेरे को वहाँ से चिट्ठी आती है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं पीएमओ से चिट्ठी आती है, पीएमओ से दिशा निर्देश आते हैं, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। ये हाल है इस देश का, इस देश में। और हिम्मत नहीं यहाँ की जुडिशरी को कि इन चीज़ों की जांच कर पाए या जांच करवा दे।
ये लोग सारे के सारे नैरेटिव चलाते हैं और इंडिया के लोगों को, सरदारों को ये खालिस्तानी बताते हैं, मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बताते हैं, अलगाववादी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, किसानों को जो दूसरे लोग हैं उनको ये अलगाववादी देशद्रोही बताते हैं। ये फ्रॉड लोग हैं मीडिया में बैठे हुए। मीडिया वर्णवादी मनोवादियों के हाथ में है, चंद लोगों के हाथ में है ये मीडिया, और जातिवादी लोगों के हाथ में मीडिया है। वो देश को उसी वर्णवादी व्यवस्था, क्योंकि इनको वर्णवाद और मनोवाद की वजह से ये देश पे कब्जा किए बैठे हैं। अब वो कब्जा ढीला होने का इनको डर सताता है, तो ये जुगाड़बाजी करके देश को लड़ाने में, जातियों में, रिलीजन में और सरकार के पक्ष में बोलना, ताकि ये सरकार बनी रहे और देश में ऐसे ही फ्रॉड चलता रहे। मगर देश की जनता और युवा, इंडिया की भी जेन जेड, क्या बोला क्या, जी जेन जी, इंडिया की जेन जी भी सतर्क है। इंडिया की जेन जी भी देख रही है पड़ोस में क्या हो रहा है। इंडिया की जेन जी इस तरह से कोई प्रदर्शन ना करे या फ्यूचर में इंडिया की पुलिस या फोर्स को द्वारा ना मारा जाए। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सबमिशन भी है, बहुत वकीलों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चुपचाप सुओ मोटो एक्शन लेके ऐसे काम करे, सरकार की तानाशाही को रोके, ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार को रोके और सीबीआई या ईडी के पीएमएलए, यूएपीए के केस जिन बच्चों पे हैं उनको जमानत दे और देश में ऐसा माहौल बनाए कि देश में कोई भी पीएम हो या राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, किसी का कोई वो नहीं है, यहाँ राज नहीं है, यहाँ व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था। संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बना है, मानवीय व्यवस्था सुदृढ़ हो, और मानवीय व्यवस्था का मतलब है पूरा देश एक परिवार की तरह जी पाए हम सारे लोग। एक घर में भी तो कई तरह के बच्चे होते हैं, लंबा नाटा भी होता है, गोरे काले भी एक ही घर में हैं। एक ही घर में अब कोई इंटरकास्ट मैरिज करा, कई रिलीजन के लोग एक ही घर में। अब तो क्या करोगे भाई, तुम रिलीजन के आधार पे, जाति के आधार पे इंसानों के बांटोगे क्या? इंसान पूरी धरती के एक जैसे हैं, 800 करोड़ लोग। सॉफ्ट हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर एक जैसा। जैसे आप कर मेरे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन अलग अलग हो सकते हैं, मगर जब फ़ोन नंबर मिलाएंगे वो आप पे भी मिल जाएगा, मेरे पे भी मिल जाएगा, सब पे मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अंदर हमारा सोचने का, हमारी भावनाएं पूरी मानव जाति की एक है, इसलिए हम एक ही परिवार के लोग हैं। एक चीज़ और, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरह से नेपाल में इस्तीफा हुआ, बाकी देशों में इस्तीफा हुआ, मुझे हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं इंडिया में भी ऐसा होगा। आपको लग रहा है कि भारत के भी यस, मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसा होगा। जिस तरह से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस तरह चोरी चकारी से सरकार बना रहे हैं, जिस तरह भारत इलेक्शन कमीशन वालों के पक्ष में कानून बना के तुम्हारी तो एफआईआर भी नहीं होगी, तुम्हारी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर बाद में भी कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाएगा। और दूसरी तरफ चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 30 दिन में ही कोई जेल में चला गया झूठे केस में भी, उसको हटाने की साजिश करने की जिनकी मानसिकता है, वो डेमोक्रेटिक मानसिकता के लोग नहीं, वो तानाशाह मानसिकता के लोग हैं, वो तानाशाह लोग हैं। उनको इसी तरह से हटाना पड़ेगा इस देश को, ऐसा लगता है, ऐसा देश के लोगों को लगता है, वकीलों को भी ऐसा लगता है।